This is my student support system. Keep watching, keep learning. इवेल्युएशन या मूल्यांकन। इसमें सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इवेल्युएशन या मूल्यांकन होता क्या है। मूल्यांकन या इवेल्युएशन एक ऐसी सुव्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है किसी भी प्रोग्राम के लिए, जो ये निर्धारित करती है कि जो हमारे गोल हैं या उद्देश्य हैं, संगठनात्मक उद्देश्य हमें प्राप्त हुए हैं या नहीं, कि या किस हद तक वो प्राप्त हो गए हैं और कितना रह गया है, कितना बचा है। मूल्यांकन एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो ये बताती है, वो निर्णय ये बताएगा कि जो सुपरवाइजी हैं या जो प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें उनका जो प्रदर्शन है, उनका जो परफॉर्मेंस है, उसमें क्या आगे कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत है या नहीं, इसके बारे में सुझाव हमें मिलता है मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा। अब हम देखेंगे मूल्यांकन जो है वो कैसी प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, जो किसी भी कार्यक्रम की गतिविधि प्रक्रिया जिस दिन से आरंभ होती है उसी दिन से वो शुरू हो जाती है और उसकी प्लानिंग के दौरान, उसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान लगातार वो प्रक्रिया इवेल्युएशन की चलती रहती है और कई बार उस प्रक्रिया के ख़त्म हो जाने के बाद भी इवेल्युएशन की प्रक्रिया चलती रहती है। इवेल्युएशन या जो मूल्यांकन है उसकी परिभाषा क्या होगी? अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो मूल्यांकन किसी व्यक्ति, कार्य, परियोजना या कोई कंडीशन, परिस्थिति, उसके बारे में एक उपयोगी प्रतिक्रिया देने के लिए सूचना कलेक्ट करना, अधिग्रहण करना और उसको ही मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस व्यक्ति, क्रियाविधि या प्रोग्राम के बारे में उचित सुझाव मिलता है कि वो अब किस दौर से गुजर रही है, उसके रूप में ही इसे हम परिभाषित करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेल्युएशन यानी जो मूल्यांकन है वो क्यों किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या होंगे। सबसे पहले कार्यक्रम या जो प्रोग्राम चल रहा है उसके लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, प्रतिभागी हैं, उनकी प्रगति को निर्धारित किया जाता है इवेल्युएशन के माध्यम से, और जो प्रतिभागी हैं उनकी एक शक्ति को बनाए रखना, कि उनकी एक मोटिवेशन को बनाए रखना और जो उनकी कमजोरियां हैं उनको दूर करने की लिए भी हम मूल्यांकन करते हैं। और जो प्रतिभागी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको प्रेरित किया जाता है मूल्यांकन के द्वारा, क्योंकि यदि मूल्यांकन नहीं होगा तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सोचेंगे कि चलो जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है, कोई पूछने वाला तो है नहीं, इसलिए भी मूल्यांकन की प्रक्रिया जरूरी है। इसके अलावा कोई भी कार्यक्रम हो, गतिविधि हो, नर्सिंग प्रोसीजर हो, उसकी कितनी प्रभावशीलता रही है, उसका कितना इफेक्ट रहा है, उसका आकलन करने में भी हमें मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा मदद मिलती है। इसके अलावा रोगी की देखभाल, कोई जो नर्सिंग कार्यक्रम है उसकी कोई गतिविधि है, उसकी योजना को एज पर नीड, जरूरत के अनुसार संशोधित करना है या जारी रखना है, वो भी हमें मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा पता लगता है। अगर प्रॉपर मूल्यांकन होता है तो अगर हमें ये लगता है कि उसका इफेक्टिवनेस है ही नहीं तो उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और यदि इफेक्टिव दिखती है तो उसको सेम प्लानिंग के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट केयर में, रोगी की देखभाल में अपेक्षित गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देना भी हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य रहता है। प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन या मूल्यांकन का जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। सभी प्रकार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले कि मूल्यांकन क्यों करना है, उसका उद्देश्य हम डिसाइड करेंगे। दूसरा, समय सीमा की पहचान, यानी कितने समय में हमें वो मूल्यांकन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसके अलावा मूल्यांकन कब करना है, कब से शुरू करना है, उसका निर्धारण करना, और मूल्यांकन कर्ता का निर्धारण करना, यानी जो इवेल्युएटर या एग्जामिनर होगा वो कौन होगा, उसको हम निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि मूल्यांकन डिजाइन या जो मूल्यांकन जो मॉडल है वो किस टाइप का होगा, उसका निर्धारण करना, और इसी के साथ ही
मूल्यांकन के टूल्स कौन कौन से होंगे उसको पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। टूल्स ऑफ इवेल्युएशन की हम आगे स्टडी करेंगे कि कौन कौन से हो सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है डाटा कलेक्शन का कार्य, यानी अब हम एक्चुअल प्रोसीजर शुरू करते हैं, हमारे लिए एक्टिविटी करते हैं। और उस डाटा कलेक्शन के बाद होता है उन डाटा का एनालिसिस करना या व्याख्या करना, और एनालिसिस के बाद हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं, मार्किंग्स प्राप्त हो जाती हैं। उस रिजल्ट को हम रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा मूल्यांकन या इवेल्युएशन का होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो वो आता है टूल्स जो टाइप्स होंगे तो वो कौन कौन से होते हैं मूल्यांकन के। दो टाइप्स हमारे पास मूल्यांकन के होते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन या योगात्मक, अर्थात फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन। फॉर्मेटिव जो मूल्यांकन होता है वो एक प्रकार से ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। कार्यक्रम की जब चल रहा होता है उस दौरान लगातार वो चलता रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करना है तो जो बीच बीच में क्लास टेस्ट होते हैं वो एक प्रकार से फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाते हैं। बट इन मूल्यांकन का हम फाइनल रिजल्ट में कोई ज़्यादा इफेक्ट उसका आता नहीं है। ये जस्ट उसके लिए होता है कि जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है या नहीं, और जो क्लाइंट है उसको भी पता लगता रहे कि वो किस लेवल पर अभी जा रहा है और उसको आगे कितना प्रोग्रेस और करना है। तो जस्ट ये एक मोटिवेशन के लिए ये मूल्यांकन होता है। और जब कार्यक्रम या एक्टिविटी शुरू होती है वहाँ से लेकर लास्ट तक वो चलता रहता है। जैसे अगर एग्जांपल ले स्टूडेंट्स के लिए हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो जब से उसका एडमिशन होता है और जब तक उसका फाइनल एग्जाम होता है तब तक फॉर्मेटिव मूल्यांकन चलता रहता है। हमारा जो रचनात्मक मूल्यांकन ये है फॉर्मेटिव वाला, उसमें रचनात्मक नाम क्यों दिया है? क्योंकि इसमें जो रचनात्मकता है क्लाइंट की वो इंक्रीज होती है, यानी उसको पता लग जाता है कि वो अभी कितने पानी में है और कितना उसको चेंज करना है ताकि फाइनल रिजल्ट बेस्ट रहे। ये जो क्लाइंट की या जो प्रतिभागी है, कर्मचारी है, उसकी गतिविधियों को मॉडिफाई करने और प्लान को चेंज करने में भी इस रचनात्मक मूल्यांकन से हमें सहायता मिलती है। बट ध्यान ये रखा जाता है कि इस मूल्यांकन का फाइनल रिजल्ट पर कोई ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हम केवल उसको उसकी गलतियाँ बताकर सुधारने का एक मौका देते हैं। जो मैक्सिमम जो इफेक्ट होता है वो समेटिव इवेल्युएशन का होता है, जिसको हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। यह उस एक्टिविटी के अंत में होता है, जैसे जो फाइनल एग्जाम आपका होता है वो एक प्रकार का समेटिव इवेल्युएशन होगा। यह उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में अंतिम मूल्यांकन होता है और प्रमाणन या जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर, जो रिजल्ट इस समेटिव इवेल्युएशन के ऊपर ही निर्भर होता है और उस गतिविधि के ज़्यादातर लास्ट में ये होता है। कोई प्लान या कोई एक्टिविटी इम्प्लीमेंट कर दी उसके बाद में समेटिव इवेल्युएशन होगा। ये इवेल्युएशन ये बताता है कि हमारा जो ये प्रोग्राम था उसमें जो उसके उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति किस हद तक हुई है। यह निर्णय लेने और आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान करता है और यह मूल्यांकन अंतिम परिणाम होता है जिसे हायर अथॉरिटी को प्रस्तुत किया जाना है। अब आता है हमारे पास टूल्स ऑफ इवेल्युएशन कि किन किन तरीकों का आप यूज करते हैं मूल्यांकन के लिए, क्या आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो मूल्यांकन के उपकरणों का चयन मूल्यांकन के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए या डाटा कलेक्शन के लिए हमें अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली। ज़्यादातर जब हम स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन करते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं थ्योरेटिकल के लिए भी। इसके अलावा हमारे पास रेटिंग स्केल्स होती हैं, एटीट्यूड स्केल्स होते हैं, जिनको हम कोई भी 0 से लेकर 10 के बीच में उसको रेट करते हैं। जांच सूची या चेकलिस्ट होती है। इसके अलावा क्लाइंट को एक परफॉर्मा दे देते हैं सेल्फ अप्रेजल का, स्वयं रिपोर्ट या आत्म मूल्यांकन, वो भी क्लाइंट भर के दे सकता है, उसके बेस पे हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप जानते हैं कि क्लाइंट के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट और रिकॉर्ड को देख के भी हम इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टूल्स होते हैं, इनके द्वारा डाटा कलेक्ट करके हम एनालिसिस के बाद ये बता देते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या है। अब आता है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में अलग से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज चेकलिस्ट। ये जो हमारा टूल है जांच सूची या चेकलिस्ट, वो क्या है? चेकलिस्ट एक्चुअली कोई भी एक्टिविटी के लिए कौन कौन से पॉइंट्स क्लाइंट ने
यूज़ किए हैं, सही किए हैं, कौन से नहीं किए हैं, उसको टिक करने का या चेक करने का एक सिस्टम होता है। ये सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली मूल्यांकन पद्धति है। इसका उपयोग प्रतिभागी या कर्मचारी की किसी भी गतिविधि को, कौशल को, दृष्टिकोण को मूल्यांकन करने के लिए यूज में लिया जाता है। और ये पर्यवेक्षक अपने हिसाब से, अपने ऑब्जर्वेशन का जो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है उसके हिसाब से चेकलिस्ट बना सकता है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं चेकलिस्ट का, कि जैसे ये एक चेकलिस्ट हमने डेवलप की है कि जो एएनएम या जो नर्सिंग स्टूडेंट होम विजिट के लिए जाता है उसको इस चेकलिस्ट के माध्यम से हम सुपरवाइज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले नेम ऑफ द वर्कर, उसका नाम, उसकी पोस्ट क्या है, स्टूडेंट है या स्टाफ है, एएनएम है या कौन है। इसके अलावा सब सेंटर, विलेज, डिपार्टमेंट कौन सा है और डेट, किस डेट पे हम उसको सुपरवाइज करने चाहते हैं। उसके बाद एक तरफ एक्टिविटीज़ लिखी होती हैं, जैसे अप्रोच, एटीट्यूड, पंक्चुअलिटी, ड्रेसिंग स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, और इसको फिर आगे हम टिक करते हैं कि एक्सीलेंट है तो, वेरी गुड है तो यहाँ टिक करेंगे, गुड है तो यहाँ, फेयर है तो, और पुअर है तो यहाँ टिक कर देंगे। इसके अलावा नॉलेज एंड स्किल्स, एक्टिविटी के हिसाब से होम विजिट प्लान बनाया या नहीं, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, बैग टेक्निक कैसे यूज़ किया है, इसके हिसाब से हम ये पॉइंट के बाद में टिक करेंगे। और लास्ट में यहाँ टोटल स्कोर लिखेंगे, ये जो मार्क्स हैं इसके हिसाब से स्कोर डाल देंगे और रिमार्क फाइन हो जाएगा और यहाँ सुपरवाइजर के साइन हो जाएंगे। इसी टाइप की चेकलिस्ट आप हर एक्टिविटी के ऊपर, कोई प्रोसीजर है उसके लिए हम आप चेकलिस्ट बना सकते हैं कि ये स्टेप उसने किया या नहीं, कैसा किया है। तो इस प्रकार आप अपनी चेकलिस्ट तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। My student support system. Keep watching, keep learning.